प्रियंका अपने पति सुधीर के साथ शहर के एक फ्लैट में रहती थी। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के बाद सुधीर प्रियंका को शहर ले आया था। प्रियंका रोज सुबह जल्दी उठ जाती और सारे काम करती और बच्चों का नाश्ता, फिर सुधीर के लिए लंच बॉक्स तैयार करना, ये सब रोज का काम था उसका। एक दिन सुधीर को किसी कारण ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो प्रियंका को आवाज लगाता है, प्रियंका जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। ना जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। तो प्रियंका जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग दौड़ती हुई बाहर आई और सुधीर को सॉरी कहते हुए बोली, आज सुबह जल्दी नींद नहीं खुली, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुधीर ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। प्रियंका उदास मन से वहीं खड़ी सुधीर को जाते हुए देखती रही और सोचती रही कि काश सुधीर एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की सफाई और बाकी का काम करती थी। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सूनी आंखें जिनके नीचे काले घेरे हो गए थे, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी थी। उसकी सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी प्रियंका को इतना प्यार था कि उसे घंटों संवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनको इस तरह से उलझे हुए देखकर बहुत तकलीफ हुई। आज उसे अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया, उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। प्रियंका का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें उसकी हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती थी, तू तो चांद का टुकड़ा है, तुझे जो ब्याह कर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह में ना जाने कब और कहां खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रियंका तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खो कर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की घंटी बजी और प्रियंका को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा, सुधीर की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने फोन उठाया और जैसे ही हेलो बोली, उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगती है फोन उठाने में तुम्हें, क्या कर रही थी? जी वो प्रियंका कुछ बोलती उससे पहले ही सुधीर बोला, अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है, उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुधीर ने फोन काट दिया। प्रियंका कुछ देर फोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुधीर थे। प्रियंका को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? प्रियंका बोली, नहीं तो, आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तो सुधीर बोला, तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुधीर ये कहते हुए रूम में चला गया। प्रियंका समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबके नाश्ता खाने और औपचारिक मुलाकात के बाद प्रियंका डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार,
और उनके चाल चलन का ना जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम ही करते ठीक लगती है। तभी सुधीर ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रीति रिवाज ठीक लगता था। घूंघट करके जब औरतें रहती थी, घरों से बाहर नहीं जाती थी, और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती है। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है यह सब महिला सशक्तिकरण का नाटक करने की। फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज प्रियंका को सुधीर के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्ठी में उसे झोंक दिया हो। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। तभी प्रियंका बोल पड़ी, बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे सुधीर, और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं। काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया। तुमने कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों का क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती है, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरों के घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पीर पैगंबर जनती है, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नर्क का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। जहां उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज उठाई, मार दी जाती है। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हैं। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद कर विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग इसी का स्वांग रचकर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए प्रियंका लॉन की खुली हवा में सांस लेने चली गई। सुधीर और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे हैं।